डॉस है ना। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था समकालीन विश्व। तो समकालीन से मतलब है वो समय जिसके जीने वाले, जिसको देखने वाले अभी भी जीवित हैं और हमारे आसपास हैं। तो उस समय का जो इतिहास होता है, उस समय का जो दौर होता है, उसको समकालीन इतिहास कहते हैं। तो हमको ये जो हमारा पहला चैप्टर है विश्व राजनीति और समकालीन विश्व, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो शीत युद्ध का। पहली चीज तो हम ये समझ लें कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर, नाम में वार शामिल है, युद्ध शामिल है। तो युद्ध से तात्पर्य, ये युद्ध तो होता है लेकिन ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग, किसी भी देश के या समूह के बीच में शीत युद्ध का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें आमने सामने या हथियारों के प्रयोग की बजाय अन्य सभी साधनों का प्रयोग एक दुश्मन के तौर पे किया जाता है। जैसे संचार के साधनों का, प्रचार का, जैसे क्या कहना चाहिए, जासूसी का, वो अन्य माध्यमों से दूसरी पार्टी को, दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। उदाहरण के तौर पर हम जैसे बात करें भारत पाकिस्तान के संबंध में, तो भारत पाकिस्तान के बीच अभी ऐसा कोई युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन एक शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती है। जैसे वो आतंकवादियों को सपोर्ट करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो विश्व में कहीं भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, या खेल में देख लो, राजनीति में देख लो, सांस्कृतिक स्थिति में देखो, हर जगह दुश्मन रवैया अपनाते हैं, उसको कहते हैं शीत युद्ध। तो समकालीन विश्व में तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय है वो शीत युद्ध का समय कहा जाता है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ ये? 1939 से 45। 1939 से 1945, 6 साल ही चला। ये जो दूसरा विश्व युद्ध था जिसमें दो पक्ष थे, एक पक्ष था ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवीय राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली, और इस तरफ थे अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। ये तो वो देश है जो प्रमुख देश है। इसके अलावा और ढेर सारे देश थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, अर्जेंटीना और ढेर सारे देश थे। जैसे हम बात करें कि भारत किधर था? मित्र गुड नहीं था भारत। इंग्लैंड का वो निवेशक था ना, तो भारत तो मित्र राष्ट्र में भारत है ही नहीं ना, भारत तो आजाद था ही नहीं। तो भारत इंग्लैंड कैसा था? ब्रिटिश इंडिया। तो जिधर इंग्लैंड उधर भारत, गुलामों की कोई मर्जी नहीं होती, जिधर मालिक उधर हम। तो इंग्लैंड के चूंकि गुलाम थे इसलिए भारत किस तरफ से लड़ा। तो इन दोनों के बीच दूसरा विश्व युद्ध, और आपको नतीजा मालूम है कि जर्मनी, जापान, इटली पराजित हुए। ये पराजित होने के बाद एक नया विश्व, एक नई राजनीतिक व्यवस्था है, और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो कि इस विश्व युद्ध से पहले दुनिया की बड़ी ताकतवर देश माने जाते थे, दुनिया में जिनका बड़ा प्रभुत्व था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद खासतौर पर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनकी हालत खस्ता हो गई, इनका साम्राज्य खत्म हो गया। जैसे भारत आजाद हो गया, श्रीलंका आजाद हो गया, दक्षिण अफ्रीका आजाद हो गया, न्यूजीलैंड आजाद हो गया, इधर ढेर सारे देश आजाद हो गए और इनकी साम्राज्यवादी ताकत कम हो गई। अब दुनिया में एक नया सेटअप पैदा हुआ, एक नया दुनिया का राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, और दो बड़ी ताकतें उभरी, वो थी अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको आप आजकल रूस के नाम से जानते हैं। 1917 से पहले भी ये रूस कहलाता था। 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो उसके बाद इसका नाम बदल के सोवियत संघ, यूएसएसआर। अमेरिका को नाम देते हैं यूएसए, ये था यूएसएसआर।
सर फोन। है ना। अब दुनिया में दो गुट हो गए। एक दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद दुनिया में दो प्रमुख ताकतें उभरी। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। दो प्रमुख ताकतें उभरी, एक थी अमेरिका, दूसरी। ये दोनों ताकतें दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमेरिका पूंजीवाद का और रूस समाजवाद, साम्यवाद या समाजवाद, इन दोनों का। तो दुनिया में ये दो बड़ी सुपर पावर हो गई और दुनिया दो गुटों में। सर हाँ, समाजवाद और साम्यवाद क्या है? समाजवाद और साम्यवाद क्या है ना, इसको हम समझ लें। तो दोनों समझने का अंतर नहीं आ रहा। समाजवाद, साम्यवाद, है ना। देखिए, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। ये एक जर्मन विचारक थे जिन्होंने एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव किया। वो ये था कि दुनिया के सारे लोग समान हैं। मनुष्य प्रकृति ने ईश्वर ने सब कुछ समान बनाया है, लेकिन कुछ वर्गों ने, कुछ लोगों ने दूसरों का शोषण करके अपने आप को शक्तिशाली बना लिया और दुनिया को दो भागों में बांट दिया, एक शोषण करने वाली और एक शोषित। जैसे एक समय जमींदार शोषक था और किसान शोषित था। वो अत्याचार करने वाला था, या अत्याचार सहने वाला। आगे चल के व्यवस्था में क्या हो गया, जमींदार की जगह आ गया पूंजीपति, उद्योगपति, और किसान की जगह हो गया मजदूर। तो उनका मन कहना था कि ये दुनिया की व्यवस्था इतने समय से चली आ रही है, लेकिन ये सही नहीं है। सभी मनुष्य समान है, सभी को समान हक मिलना चाहिए। और वो तो हो सकता है जो हम समाजवाद अपना है। समाजवाद मतलब समानतावाद, हर व्यक्ति को समान रूप से जीने का, सुख सुविधा पाने का, अधिकारों का हक है। ये समाजवाद है। उन्होंने कह रहा है यदि अमीर है, वो शानदार घरों में रह रहा है, बहुत लविश जिंदगी जी रहा है, तो दूसरा भूखा मर रहा है। तो ये जो उसने कमाया कैसे कमाया? उद्योगपति ने क्या खुद फैक्ट्री में मेहनत की? पसीना तो मजदूर ने बहाया, उसने दिन रात किया। तो फिर वो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो तो भूखों मर रहा है और वो बड़े खा के मर रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनका कहना था कि उसको उसके श्रम की सही कीमत नहीं मिल रही। मजदूर के जो श्रम की कीमत मजदूर को मिलना चाहिए, वो कौन खा जा रहा है? कोई नहीं करता, और इसलिए वो नहीं हो रहा है। किसान को जो हक मिलना चाहिए वो जमींदार खा जा रहा है। इसलिए समाजवाद एक ऐसा समाज होगा जिसमें सभी को समान होगा। श्रमिक को, किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिले, जहाँ हर कोई समान हो, हर व्यक्ति काम करे, जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको उसका हक का मिलेगा, कोई किसी का शोषण न करे। ये समाजवाद है, जहाँ सभी समान है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान। समाजवाद धर्म नहीं है। साम्यवाद समाजवाद का ही थोड़ा सा बदलाव रूप है, जो सामूहिक लिविंग पे विश्वास करता है। सामूहिक लिविंग से मतलब सब मिलके रहें, मिलके मेहनत करें, कमाएं और उसको समान रूप से साम्यवाद मतलब समाजवाद के ही बदलाव सा। जैसे सोवियत में शुरू हुआ कि क्या कि जमीन, मकान, दुकान किसी की नहीं, किसकी है? सरकार। आप खेती करो, तुम भी खेती करो, मैं भी खेती करो, जमीन सबकी है, जो उत्पादन होगा न जमीन तुम्हारी है, न मेरी है, न घर मेरा है, न तुम्हारा है, सबका है, सब रह रहे हैं एक किचन में, खाना बन रहा है। कम्यून शब्द से वर्ड बना है कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म, साम्यवाद, कम्यून लिविंग को कहते हैं। तो ये समाजवाद रूसी क्रांति के बाद रूस में पैदा हुआ और ये रूस सोवियत संघ कहलाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध में हालांकि एक साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन इनकी खींचतान युद्ध के समय भी चल रही थी। और जैसे युद्ध खत्म हुआ तो ये दोनों आमने सामने हो गए, दुनिया दो गुटों में हो गई। कुछ देश अमेरिका के पक्ष में हो गए जो पूंजीवाद में विश्वास करते थे, कुछ सोवियत संघ के पक्ष में हो गए जो साम्यवाद में या समाजवाद में विश्वास करते थे।
हाँ, ये रूसी क्रांति क्या है? रूसी क्रांति क्या है? देखिए, रूसी क्रांति 1917 में, अभी आपने पढ़ा है कि नहीं रूसी क्रांति के बारे में? नहीं सर। नहीं। 1917 तक रूस में जार का शासन था, जार निकोलस, ये वहाँ का सम्राट है। और जार निकोलस के समय में रूस की हालत बहुत खस्ता थी। वहाँ राजतंत्र था, सामंतवादी वो था, कुलीन वर्ग था और चर्च था, जो जनता का शोषण कर रहा था। 10% उच्च वर्ग के पास 90% संपत्ति थी, सारी जमीनें, सारे उच्च पद, सारी सुविधा, सब कुछ। बाकी 90% जनता किसान थी, मजदूर थी, न जिनके पास जमीनें थी, न जिनके पास पैसा था, न अधिकार था। तो इन सब के खिलाफ 1917 में वहाँ की बोल्शेविक पार्टी का नाम है, जिसका नेता थे लेनिन, है ना। और ये विश्वास करती थी समाजवाद में, साम्यवाद में विश्वास करती थी। और इस पार्टी ने गुप्त रूप से पूरे रूस में छोटे छोटे संघ बनाए, किसानों के, मजदूरों के, इनके संघ बनाए। और इन लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ क्रांति कर दी। मजदूर इनके साथ थे, जनता इनके साथ थी, किसान इनके साथ थे, सैनिक इनके साथ थे। और इन लोगों ने जार को पद से हटा दिया, जार को बाद में मार दिया गया और रूस में समाजवादी साम्राज्य की स्थापना, साम्यवादी समाजवादी समाज की स्थापना की। ये कहलाती है रूसी क्रांति। तो सर समाजवादी ज़्यादा अच्छे कि साम्यवादी? समाजवादी ज़्यादा अच्छे कि साम्यवादी ज़्यादा अच्छी थी व्यवस्था? अच्छे थे। देखिए, दोनों व्यवस्था एक ही जैसी है। समाजवाद उसका थोड़ा उदार रूप है। और जैसे भारत में भी समाजवादी समाज करने की बात करते हैं, भारत में भी हमारी सरकार का, हमारे संविधान में एक शब्द है जो संविधान संशोधन 44 से जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय, कि भारत में एक समाजवादी साम्राज्य बनाया जाएगा। मतलब सभी को समान रखा जाएगा। जैसे अभी करती है ना, जो अमीर से ज़्यादा टैक्स लेते हैं, गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे हमारे कमजोर, उनको 1 रुपये 2 रुपये किलो अनाज दिया जा रहा है, और अमीर है उनको 30% टैक्स देना पड़ रहा है, कि उसने 100 रुपये कमाए तो 100 में से 30 रुपये तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। और इधर वालों को हम मुफ्त में दे रहे हैं, कि जैसे सिगरेट है, शराब है या दूसरी महंगी चीज़ें, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। बाकी पे खाद पे सब्सिडी दी जा रही है कि 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में दी जा रही है। ये समाजवादी व्यवस्था, सबको समान लानी है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में क्या है? साम्यवादी में तो फिर ऐसा है कि कोई किसी चीज़ निजी होती नहीं है, वहाँ तो फिर सब समाज सरकार है। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें हैं, हमारे यहाँ निजी भी है, सरकार भी है। रेलवे सरकार की, प्राइवेट बसें प्राइवेट। लेकिन जहाँ साम्यवाद होता है वहाँ कुछ भी निजी नहीं होता है, वहाँ पर सब सरकार। तो साम्यवाद रूस में 1917 के बाद पैदा हुआ और 1990 में आकर ये खत्म हो गया। आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना, कि ये कैसे खत्म हो गया। जब जब बात करिए ना, तब हमें समझ में आएगा कि क्या क्या कमियां थी इस व्यवस्था में, ये क्यों खत्म हो गया, है ना, साम्यवाद क्यों खत्म हो गया। तो अब हमको देखना जो इस चैप्टर में वो है शीत युद्ध के बारे में। तो रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद, समाजवाद हुआ। कोई जमीन किसी की पब्लिक नहीं, कोई फैक्ट्री किसी की निजी नहीं, सब कुछ सरकार। तो ये सोवियत संघ तो इस मॉडल पे चल रहा था जहाँ समाजवाद था। और अमेरिका कौन से मॉडल पे चल रहा था? पूंजीवाद। यहाँ हर चीज निजी, जो काम करेगा वो कमाए, जो भूखों मर रहा है वो मरे, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और यहाँ ये है कि सबको समान मिलेगा। मेरे को 2 रोटी मिल रही है तो सबको 2 रोटी मिलेगी, भले कमाओ या नहीं कमाओ। कमाए नहीं, काम तो करना सबको पड़ेगा, यही तो बात है, सबको काम करना पड़ेगा। यहाँ सोवियत इस व्यवस्था में ये नहीं था कि मेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है तो मैं आराम से लूँ। यहाँ तो आपके बाप के पास तो पैसे वाली बात ही नहीं है, जो है सब सरकार की, और सबको ही काम करना पड़ेगा। जो काम करेगा उसको मिलेगा, पर समान मिलेगा। जैसे रूस में समाजवादी दौर में क्या आलम था कि जैसे आपने खेतों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे?
ये आप तय नहीं करेंगे, सरकार तय करेगी। अच्छा ये ठीक है पढ़ने में, चलो इसको डॉक्टर बना दो, ये नहीं पढ़ती चलो इसको नर्स बना दो, तो ये तो कुछ नहीं करती, इसको ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। ये सरकार तय करती है, आपकी अपनी इच्छा से ज़्यादा नहीं होता और काम सबको करना है। फिर आप ये नहीं कर सकते नहीं मैं तो डॉक्टर, ठीक है। फिर खाने की बात, तो खाना आपको स्टोर से लेना है, स्टोर में पत्ता गोभी है, आलू है, तो पत्ता गोभी आलू इसको भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। आप ये कहो कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बहुत अच्छा कुछ जो स्टोर में है वो सभी को, बस ये हो सकता है कि इसको बी कैटेगरी का क्वार्टर मिले, आपको एक कैटेगरी क्वार्टर खाना सबको। जो कम्युनिटी स्टोर है उसमें नहाने का एक साबुन है, तो नहाने का साबुन पूरा शहर पूरा राज्य उसी नहाएगा, कोई भी पसंद नापसंद कुछ वो नहीं है, जो एक दो साबुन आ रहा है वही सब करेगा। सरकार को लगता है लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है तो लिपस्टिक तो पूरा देश ही बिना लिपस्टिक के रहेगा, ऐसा नहीं अपने पास। ये समाजवाद है। और पूंजीवाद में बिल्कुल देखना, यहाँ पर एक दूसरा भूखा मर रहा है पर कंपनी को लिपस्टिक बनाने में फायदा हो रहा है तो वो वही बना है, भले लोगों को जरूरत किसी और चीज की, उससे मतलब नहीं, फायदा किसमें हो रहा है, पूंजीवाद उसमें। तो इसलिए दो भागों में बढ़ गए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पश्चिम जर्मनी ये अमेरिका के गुट में थे, और सोवियत संघ के गुट में पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, चीन भी आगे चल के हुआ। चीन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवादी बना, चीन 1949 में साम्यवादी बना, और उससे पहले ये देश मतलब जो रूस से लगे हुए देश थे, रूस के प्रभाव वाले, वो साम्यवादी बने। तो अब देश में इन दोनों के बीच एक टकराव शुरू हुआ जो 1990 तक चला, और ये कहलाता है 1945 से 1990 तक का जो दौर है ये कहलाता है शीत युद्ध का समय, कोल्ड वॉर। इन पूरे 45 सालों में रूस और अमेरिका दुनिया के कोने कोने में हर क्षेत्र में लड़ते रहे, पर ये आमने सामने नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? दोनों के महाशक्ति थी, दोनों ही महाशक्ति थी, और सबसे खतरनाक चीज दोनों ही एटॉमिक पावर थी। दोनों के पास इतने परमाणु हथियार थे कि वो एक ही 50 बार धरती को खत्म कर देते, पूरी दुनिया को। खुद तो मरते मरते पूरी दुनिया को खत्म कर देते। आज इससे ज्यादा होंगे ना सर, आज इससे और ज्यादा। आज तो चीन के बाद में इतने हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, से भी तो 100-200 बार धरती खत्म कर देते हैं हथियार। तो इसलिए आपस में ये आमने सामने नहीं लड़े, पर इससे युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध तो होते ही रहा, पर कैसे? जैसे तुम लोग लड़ रहे हो, है ना, मान लो मैं अमेरिका और ये रूस है, तो ये उसके पक्ष में आ गया, उसके पक्ष में आ गया, कहीं से भी, मतलब उद्देश्य था कि अपना पक्ष जीतना चाहिए। और ये युद्ध केवल सेना के क्षेत्र में नहीं हुआ, ये हर क्षेत्र में हुआ, खेल से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम तक, अंतरिक्ष से लेके विज्ञान के किसी भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में हो रही है। मतलब जैसे ओलंपिक में कौन जीतना चाहिए, तो ओलंपिक में जीतने के लिए भी इतनी मारामारी कि यदि अमेरिका जीता ओलंपिक में खेलों में तो ये कहा जाएगा कि पूंजीवाद जीता। देखो पूंजीवाद कितनी अच्छी चीज है, पूंजीवाद दुनिया में सफल है, ये है पूंजीवाद जीता। रूस जीता तो ये कहा जाएगा साम्यवाद जीता, वो खिलाड़ी जो दौड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, वो नहीं जीता, साम्यवाद जीता, हमारा सिस्टम जीता, हमारी व्यवस्था जीता। तो हर जगह पर युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया में कहीं भी कोई वो, तो ये दौर बड़ा चला, और इस दरमियान जो भी छोटे छोटे राष्ट्रों के संघर्ष हुए उनमें सभी जगह दोनों पक्षों ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। कुछ उदाहरण है, जैसे कोरिया युद्ध, है ना, फिर वियतनाम वॉर, कोरिया युद्ध 1948, वियतनाम युद्ध 1960,
5-7 साल चलाई। कोरिया में भी ऐसे ही हुआ, कुछ लोग समाजवाद बनाना चाहते थे, कुछ पूंजीवाद, और वो आपस में बढ़ गए, देश में आपस में संघर्ष हुआ। एक पक्ष का साथ रूस ने दिया, एक का अमेरिका ने दिया। नतीजा हुआ कोरिया 2 भागों में बढ़ गया, जो आज आप देखते हैं। एक हो गया उत्तर कोरिया और दूसरा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया रूस के समर्थित, जो आज भी साम्यवादी है। उसका नेता आपने देखा होगा, वो मोटा सा, हाँ, वो किम जोंग इल। और दूसरा दक्षिण कोरिया, जिसकी कंपनी आप देखते हैं, सैमसंग, डेगू और तमाम तरह की। दक्षिण कोरिया बहुत विकसित, संपन्न, समृद्ध, और उत्तर कोरिया समाजवादी है, जहाँ कटिंग भी आप तो सरकार तय करती है, वही करा नहीं करते हैं। पूरे देश में 2-3 तरह की कटिंग तय कर रही है उन्होंने, बस अभी भी। तो ये युद्ध चला और कोरिया 2 भागों में बढ़ गया, और आज भी वो उसी स्थिति है। बीच में सेना सर गए थे, तो वो पता था सीमा में। ऐसे ही वियतनाम में हुआ। वियतनाम में भी दोनों सेना, वियतनाम में कुछ लोग साम्यवाद स्थापित करना चाहते थे। राजनीति में हो जाते 2 पक्ष, पर यहाँ वो राजनीति शीत युद्ध की वजह से बहुत बड़े उसमें हो गई। एक तरफ अमेरिका आ गया, एक तरफ रूस आ गया, और वियतनाम में 5-7 साल तक अमेरिका युद्ध लड़ा, लेकिन वियतनामी जीते, अमेरिका को बाहर जाना पड़ा। अमेरिका ने अपनी सारी ताकत लगा दी वियतनाम में कि वियतनाम से साम्यवादियों को हटाया जाए और अपना प्रभुत्व कायम किया जाए, लेकिन अमेरिका हारा और अमेरिका को वियतनाम छोड़ के जाना पड़ा। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। जरा सा देश है वियतनाम, 5-7 साल अमेरिका ने पूरा उसको बमों से काट दिया, और फिर भी वियतनामी जीते। तो ये है दूसरा। ये तो वो युद्ध की बात है। हम देखेंगे संचार के क्षेत्र में भी ये स्थिति। अमेरिका दुनिया भर में प्रचार करता, अखबारों को पैसे देते, पत्रकारों को पैसे देते, मीडिया को पैसे देते, जिस बात का प्रचार करते हैं कि पूंजीवाद कितना अच्छा है, श्रेष्ठ है। और दूसरी तरफ साम्यवादी, हमारे देश में भी बहुत सारी किताबें आती हैं, आप लोगों ने देखेंगे, आप कवर ओवर चढ़ाते नहीं है। सोवियत संघ, सोवियत नारी, स्पुतनिक, ये ऐसी रूसी मैगजीनें आती थी, बड़े बढ़िया कागज वाली, और चिकने पेज, इतने शानदार फोटोग्राफ्स होते थे। और वो मैगजीनें लगभग बहुत ही कम दामों में, अखबार के दामों में मिलती थी, ढेरों लोगों को आती थी। ये क्या था? प्रचार था। भारत धर्म में किताबें आती थी, हम लोग भी खरीदते थे, पढ़ते पढ़ते कॉपी कवर पर फोटो कवर चढ़ाने के लिए ज़्यादा खरीदते थे, क्योंकि उनका कवर जितना अच्छा आता था। तो ऐसा इन्होंने दुनिया भर में प्रचार प्रसार करके एक दूसरे के खिलाफ। फिर जासूसी, अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA, ये अमेरिका की जासूसी एजेंसी, और रूस की जासूसी एजेंसी है KGB। ये दुनिया की 2 खतरनाक संस्थाएं हैं। कोई पूरी दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ काम, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, तो रूस ने। CIA भारतीय नेताओं की राजनीति कर रही है, KGB कर रही है। तो इस दुनिया भर में अपनी अपनी बातों का प्रचार करने, अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए दुनिया भर में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कि फलाने देश का नेता अपने पक्ष में नहीं आ रहा है तो मरवा दो उसको, उसका भ्रमण करा लो, उसको गोली मारो, तो ये कर दो। तो इस तरीके से अभी आपने देखा होगा, रूस का एक नेता जो विपक्ष का नेता है, वहाँ के राष्ट्रपति का बड़ा आलोचक, वो रूस से जर्मनी आ रहा था, रास्ते में उसको किसी ने चाय दी, वो चाय अलग ही तरह की जहरीली थी, वो बुरी तरह, वो मतलब पीने के साथ ही उतनी बुरी तरह बीमार हो गया कि दुनिया भर का मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद अब वो थोड़ा सा बोलने का मिला, तो मालूम पड़ा वो KGB थी जिसने उसको बनवाने में
दुनिया में ढूंढ ढूंढ के दुश्मनों को उसने खत्म करने का काम किया। तो इस तरीके से शीत युद्ध 90 तक चला और दोनों देश हर मोर्चे पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। 90 में जाकर सोवियत संघ अपने ही आंतरिक संघर्षों और कमजोरियों की वजह से खत्म हो गया। सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बढ़ गया। जॉर्जिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया, एस्टोनिया से 15 टुकड़ों में बढ़ गया और रूस में ही, सोवियत संघ में ही समाजवाद खत्म हो गया। जब समाजवाद खत्म हो गया तो फिर ये शीत युद्ध भी। अब उनको उसमें क्वेश्चंस बनेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या है, इसका विश्व पर क्या प्रभाव रहा। तो सर जो तीसरा वो था ना, एक तो अमेरिका वाला था, एक रूस वाला था, और वो बाकी जो देश